बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पीटीआई के धरने की नाकामी और मतलूबा अहदाफ हासिल न होने के बाद इस वक्त पार्टी अंदरूनी इंतशार का शिकार है। 2 बड़े इस्तीफे आ चुके हैं, जबकि मजीद इस्तीफों का भी इम्कान है। बुशरा बीबी पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में क्यों झगड़ पड़ी, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, वो आपके साथ आगे प्रोग्राम में रखेंगे। हमारा दूसरा मौजू है कि हुकूमत ने पीटीआई से पॉलिटिकल पार्टी का टाइटल भी वापस लेने का फैसला किया है। इस हवाले से बाकायदा कानूनी जंग लड़ी जाएगी और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का भी फैसला कर लिया गया है। लेकिन अब रुकावट बन रहा है हुकूमती फैसलों के अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट का एक मजबूत धड़ा, और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के इस फैसले के मुखालिफ है और वो पीटीआई के साथ जो है वो इस मामले में खड़ी हो गई है। ये कहानी क्या है, ये भी आपके साथ रखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में पीटीआई के खिलाफ जो होने वाला ऑपरेशन है, उसमें जो पीटीआई का दावा है उसमें सैकड़ों अफराद के जाम हक होने का उनका जो दावा है वो किस हद तक सच्चा है। क्या इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में पीटीआई के मरने वाले अफराद की लाशों को नहीं दिया जा रहा, या कि उन लाशों को चुपके से ही दफन कर दिया गया है? ये क्या कहानी है सारी, इस पर भी आज के ही प्रोग्राम में बात करेंगे। इससे पहले नाज़रीन आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पीटीआई का जो धरना होना था रेड जोन तक पहुंचे और जो डी चौक है यहां तक पहुंचे, तमाम तरह रुकावटें खत्म करने के बाद, लेकिन वो अपने मतलूबा हदफ हासिल ना कर सके। आधे घंटे की हुकूमती कार्रवाई के बाद तमाम जो अरकान थे पीटीआई के, जो तमाम कारकुन थे, वो तितर बितर हो गए और इस्लामाबाद को साफ कर दिया गया इंतहाई मुख्तसर से ही ऑपरेशन के बाद। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो पॉलिटिकल इनकी मूवमेंट थी उसको एक नाकामी से ताबीर किया जा रहा है, और इस नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सख्तरीन अंदरूनी इंतशार का शिकार है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की सियासी कमेटी और कोर कमेटी का एक अहम तरीन इजलास होता है। उस इजलास में बुशरा बीबी साहिबा को मदऊ नहीं किया जाता, क्योंकि इन दोनों कमेटी के इजलास की वो मेंबर नहीं है। अब जब पार्टी का ये इजलास हो रहा होता है तो उस इजलास में बुशरा बीबी के किरदार पर सख्त तनकीद जो है वो की जाती है। उनके, मैं पॉलिटिकल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, ना कि दूसरे अखलाकी किरदार की बात नहीं हो रही। तो उस पर सख्त तनकीद की गई। बुशरा बीबी के जो फैसले थे और डी चौक पहुंचने का खासकर जो फैसला था उसको पार्टी के तमाम अरकान ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और ये कहा गया कि बुशरा बीबी की चूंकि सियासी बसीरत इस कदर नहीं है, चीजों को वो ग्राउंड रियलिटीज में नहीं समझती, तो लिहाजा उनका ये जो फैसला है उसने पार्टी को जमीन बोझ कर दिया गया। इस इजलास में तमाम जो शामिल अरकान थे सब ने जो हालिया जो पार्टी की जो पॉलिटिकल मूव थी उसको पार्टी के लिए इंतहाई जो है वो एक नाकामी से ताबीर किया। इस इजलास में अचानक से बुशरा बीबी साहिबा भी जो है वो पहुंच जाती हैं। अब बुशरा बीबी साहिबा जो है वो पहुंच जाती हैं तो तमाम अरकान भी इस हवाले से हैरान रह जाते हैं, और उस दौरान बुशरा बीबी बगैर किसी को जो है वो बताए बगैर ही वो तकरीर शुरू कर देती हैं, और वो एक एक पार्टी के रुकन का नाम लेकर जो मरकजी क़यादत में है और सूबाई क़यादत में है उन पर तनकीद शुरू कर देती हैं। इस दौरान उनकी तरफ से जो सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तमाम आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारे मुफाद परस्त हैं, इमरान खान के लिए और पार्टी के लिए कोई भी वो संजीदगी के साथ आगे नहीं बढ़ा। अगर संजीदगी आप लोग दिखाते तो हम अपने हदफ हासिल कर सकते थे। तो इस दौरान सख्त तनकीद का निशाना बनाए जाने के दौरान जो है बहुत से हालात जो है वो खराब हो गए, और बुशरा बीबी का जो रवैया था उस पर पीटीआई के जो कोर कमेटी के अरकान थे वो भी बरस पड़े, और खासकर उनकी सलमान अकरम राजा के साथ सख्त तनकीद का जो है वो निशाना बनाए जाने पर उनके साथ जो है वो उनका झगड़ा हुआ, सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए, और इस दौरान जो है वो उन्होंने सलमान अकरम राजा ने वाजे किया कि मैं पार्टी की जो मेंबरशिप है, पार्टी के जो ओहदा है उससे मैं मुस्ताफी होता हूं, और ये पार्टी अगर इसी तरह चलनी है, पार्टी में अगर इसी तरह के फैसले होने हैं तो मुझे इस पार्टी में
کسی بھی قسم کا عہدہ نہیں رکھنا۔ تو اس دوران سب زیادہ جو خیر وہ پی ٹی آئی کے براہ راست ممبر تو نہیں ہیں، لیکن وہ پارٹی کے سیاسی اور جو کور کمیٹی ہے اس کے ممبر بھی ہیں۔ تو اس دوران جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ بشرا بی بی کے جو حالیہ فیصلے ہیں اس پر جو ہے انہوں نے بھی تنقید کی۔ تو اس دوران جو ہے وہ دونوں اطراف سے جو ہے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ بشرا بی بی اکیلی تھی، بشرا بی بی کا جو نقطہ نظر تھا کوئی بھی پارٹی کی قیادت میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا، ساری کی ساری پارٹی قیادت ایک سائڈ پہ تھی اور بشرا بی بی ایک سائڈ پر تھی۔ تو اس طرح یہ کافی دیر تک جو ہے وہ اجلاس چلتا رہا۔ بعد میں بشرا بی بی جو ہے وہ ناراض ہو کر پارٹی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ تو بعد میں پھر بہت سے اراکین نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حالیہ یہ جو جلسہ ہے اس کی ناکامی کی تمام تر ذمہ داری ان فیصلوں کو جو ہے وہ قرار دیا گیا جو ڈی چوک پہنچنے کا تھا، اور اس حالیہ جو موو تھی اس کی ناکامی کی ذمہ داری بھی بشرا بی بی پر ڈالی گئی، اور اس طرح سے فیصلہ ہوا کہ پارٹی کا جو مشترکہ جو ڈیسیجنز ہے اس کے اگینسٹ جا کر فیصلہ کیا گیا، اور بانی پی ٹی آئی کا جو فیصلہ تھا سنجانی میں بیٹھنے کا اس کے اگینسٹ بھی جو ہے یہ فیصلہ ہوا۔ تو لہٰذا طے یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو اس کی باقاعدہ رپورٹ دی جائے گی اور پارٹی کے جو تحفظات ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کیا جائے گا، اور بشرا بی بی کے پولیٹیکل رول کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ بشرا بی بی کو اگر پارٹی میں اس طرح سے جو ہے وہ ڈیسیجنز میکنگ میں شامل کیا جاتا ہے تو پارٹی کے لیے مزید خطرات جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے اور صوبائی قیادت ہے، اور خاص کر جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی اور جو کور کمیٹی ہے، اس نے بشرا بی بی کے خلاف بغاوت کر دی ہے تو بیچا نہیں ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی میں مزید جو ہے وہ اختلافات پیدا ہوں گے۔ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے باقاعدہ طور پر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد جو ان کی پارٹی ہے اس کے بھی ان کے اتحادی بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے سیاسی کمیٹی سے اور کور کمیٹی سے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے استعفے عمران خان کو دیں گے۔ تو اس طرح پارٹی کی طرف سے مزید بھی استعفے آنے کا امکان ہے، اور اس طرح اجتماعی اگر مزید 3-4 اور استعفے آتے ہیں اور اس کی بنیاد بشرا بی بی کے پولیٹیکل کریکٹرز کو مائنس کرنے تک جو ہے وہ محدود ہوں گے، اور اس پہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا لیتے ہیں۔ اگلا دوسرا ہمارا موضوع ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی سے پولیٹیکل پارٹی کا ٹائٹل واپس لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کا بھی فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے یہ حکومت کی طرف سے جو گزشتہ روز کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر طے یہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی گورنر راج کے نفاذ کے لیے تیار ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور اے این پی وہ اس حوالے سے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر براہ راست حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا میں قائم ہو جائے گی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس حوالے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو وہ اس فیصلے کے اگینسٹ بھی ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ سے جب اس حوالے سے بات کی گئی کہ کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کو وقتی طور پر ایسا فیصلہ یا ایسا اقدام اٹھانے سے روک دیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ اس حوالے سے اگر فیصلہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو ایک بار پھر سیاسی شہید ہونے کا جو ہے وہ ایک موقع مل جائے گا۔ اور اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ خیبر پختونخوا میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کرمنجنسی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، پھر وہاں پہ حالات کنٹرول کرنے میں پی ٹی آئی کی قیادت جو مقامی حکومت ہے وہ ناکام ہے، مہنگائی کی شرح دیگر صوبوں کے وہاں پہ بہت زیادہ ہے، ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں، تمام تر جو حکومتی اقدامات ہیں یا حکومتی فیصلے ہیں وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے عمران خان کی رہائی تک محدود ہیں۔ آئے روز جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ وفاق پر چڑھائی کر دیتی ہے، تو لہذا اسٹیبلشمنٹ یہ کا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو تھوڑا سا مزید ٹائم دیں تو یہ خود بخود جو ہے وہ اپنی موت اب مر جائے گی، کیونکہ ان کے فیصلے اس قدر
जो है वो गैर मकबूल फैसले हैं कि जिसकी वजह से पीटीआई के खिलाफ मकामी सतह पर जो है वो एक बगावत पैदा होगी, मकामी अफराद जो हैं उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, कबाइल उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ताजर कम्युनिटी उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, और जो अंदर की जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, जो वहाँ के मकामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, सूबाई ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो फिर जो है वो उनके वहाँ पे गवर्नर राज लगाकर उनको सियासी शहीद बनने देने की बजाय उनको मजीद वक्त दिया जाए, ताकि वो खुद से ही जो है वो अपनी कारकर्दगी की वजह से वहाँ पे माइनस हो जाएं। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की राय है। और इसके बाद एक और अहम इस वक्त जो अहम नुक्ता है और अहम पॉइंट है, और जिस पर आज दिन भर भी सारा दिन बहस होती रही, वो ये थी कि इस्लामाबाद में जब ऑपरेशन किया गया हुकूमत की तरफ से, तो इसमें बहुत से पीटीआई के अरकान मारे गए। इसमें मुतजाद बयानात पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं। इसमें लतीफ खोसा साहब जो है वो कुछ और फिगर्स दे रहे हैं पार्टी की दीगर क़यादत की तरफ से, और आ रहे हैं। सोशल मीडिया में 500-600 अरकान के जाँ भाग होने का जो है वो प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद के 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, पिम्स और पॉली क्लिनिक, उनकी तरफ से किसी एक शख्स की भी डेड बॉडी की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीटीआई का ये नुक्ता नजर मान लिया जाए या उनका इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया जाए कि सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो लाशें क्या हस्पताल इंतजामिया ने कहीं पर छुपा दी हैं। तो इस हवाले से हस्पताल में छुपाने के लिए कोई ऐसी खुफिया जगह नहीं होती। एक मार्चरी होती है, सबको पता है कि एक वो मुर्दा खाना जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा तमाम वार्ड, तमाम स्टोर जो हैं वो ओपन होते हैं। वहां पे किसी डेड बॉडी को नहीं छुपाया जा सकता स्वाय मार्चरी के। तो वहां पर भी जो मीडिया के अरकान हैं उनको वहां पे दिखाया गया है, वो जो मुर्दा खाना है हॉस्पिटल्स के वो दिखाए गए हैं, वहां पे किसी किस्म की जो डेड बॉडीज हैं वो मौजूद नहीं पाई गई। अब फिर सवाल ये होता है कि क्या हुकूमत ने उन डेड बॉडीज को जो है वो खुद से जाकर कहीं पे दफन कर दिया है? तो फिर इस बात को भी एक अकल तस्लीम नहीं करती कि ऐसा हो सकता है। अब जिन लोगों के अगर मिसिंग पर्सन्स हैं, वो लोग किधर हैं? वो लोग क्यों सामने नहीं आ रहे? वो फैमिली सामने क्यों नहीं आ रही? अगर वाकई इतनी बड़ी तादाद में ये अमवात हुई हैं, तो उनके आखिर जनाजे हुए होंगे, उनकी तदफीन हुई होगी, उनकी फुटेज किधर है, उनकी वीडियोस किधर हैं? आजकल तो हर शख्स के पास मोबाइल फोन है। तो फिर ये जो प्रोपेगेंडा है, या वो गलत है या हुकूमत इस हवाले से छुपा रही है। तो इस हवाले से इसका जो ठोस जो दलाइल हैं वो मेरे ख्याल में पीटीआई की क़यादत या पीटीआई के अरकान के पास नजर नहीं हमें आते। तो इस हवाले से गैर जानबदाराना अगर तजिया किया जाए, गैर जानबदाराना अगर इस हवाले से बात की जाए, तो हमें इसमें प्रोपेगेंडा ज्यादा नजर आता है, हकायक इसके बरअक्स नजर आते हैं। जहां तक जो पीटीआई के कारकुन के जख्मी होने की बात है, यकीनी तौर पर जख्मी हुए हैं और बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं। और इसके बरअक्स जो इसमें पुलिस एहलकार हैं, रेंजर्स के एहलकार हैं, वो भी जख्मी हैं। तो जहां तक जो कैजुअलिटीज की बात है, उसमें हो सकता है कि 2, 4, 5 या 10 मैक्सिमम अफराद के जाँ भाग होने की जो है वो कुछ वाकयात हों, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इतने भी नहीं हैं। मैं एक भी किसी भी शख्स के जाँ भाग होने के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी कोई किसी के पास कोई फुटेज है, उसको बिल्कुल सामने लाना चाहिए, ताकि हुकूमत जो दावा कर रही है उसको भी गलत साबित किया जा सके। नाज़रीन, अब तक इतना ही, फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।